दोस्तों एक गांव के अंदर एक टूटा फूटा घर था। देखने से उसको लग रहा था कि इसकी 10-12 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पे रंग रोगन कराया गया है। उस घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने पीने के लिए सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह बुजुर्ग महिला कुछ काम कर रही थी, तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब इस बात को देखने के बाद वह बुजुर्ग महिला बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वह सोचने लगती है कि ये लड़का कौन है और मैंने इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था वह लड़का और क्या कहानी थी इस बुजुर्ग महिला की। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों एक कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गाँव की। एक छोटे से गाँव के अंदर एक सावित्री नाम की महिला रहा करती है। उसके पति का नाम गजराज है। गजराज जो कि मजदूरी किया करता है और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे और कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि सावित्री को बच्चा होने वाला है और वो गर्भवती है। अब इस बात की खुशी गजराज को बहुत ज़्यादा होती है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह बच्चा जन्म लेता है। सावित्री ने एक लड़के को जन्म दिया था और उस लड़के का नाम वो संदीप रखते हैं। अब घर के अंदर एक और मेहमान आ गया था तो जो गजराज है और भी ज़्यादा मेहनत किया करता और इसी तरह से अपने टाइम को व्यतीत करता है। धीरे धीरे संदीप बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वो 5 साल का होता है तो जब वो 5 साल का हुआ था तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब जैसे उसके पिता की मौत हुई थी तो सावित्री इस बात से बड़ी परेशान होती है और वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी, अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूंगी। सावित्री के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हम पाल देंगे और तुम दूसरी शादी कर लो, बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह से व्यतीत नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद सावित्री को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि ये मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी जिंदगी को बिता लूंगी लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों उसके बाद जो सावित्री जी हैं वो उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने के ठान लेती हैं और वहीं पर रहकर उस बच्चे की देखभाल करती रहती हैं और खुद दूसरे के घरों में काम करके मजदूरी करके उस बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था लेकिन वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुना करता था। माँ जैसा भी कहा करती वो चुपचाप बैठ जाया करता, किया वो वही करता था जो उसके मन में आया करता था। धीरे धीरे लड़का 12 साल का हो गया था और जैसे वो 12 साल का होता है तो वो अपने दोस्तों में ज़्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ उसे बार बार डांटा करती थी, कहा करती थी कि बेटा ऐसे दोस्तों में नहीं घूमा करते, तेरे पिता नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसकी माँ से संभला नहीं और ये बिगड़ गया है। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी भी बात पर कोई गौर नहीं देता है। तभी एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और 12 साल की उम्र में वो दोस्तों के साथ शराब पीकर वापस घर आता है। अब जैसे वो घर आया था और इस बात के बारे में सावित्री जी को पता चला था तो उन्होंने उसे बहुत जोर से पीटा था। पीटने के बाद वो ये कह रही थी कि तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा है कि मुझे बच्चा होता ही नहीं, कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता था। रात को वो काफ़ी देर उसे पीटती है। उसके बाद वह लड़का नाराज़ होकर घर के अंदर ऐसे ही पड़ जाता है। अब माँ थोड़ी देर तो इंतजार करती है कि अपना आप खाना खाने के लिए आ जाए लेकिन वो लड़का नहीं आता है तो वो खाना लेकर उसके पास जाती है और उसे खिलाने लगती है। लेकिन वो लड़का अपनी माँ से नाराज़ हो गया था, वह खाना खाने के लिए मना कर देता है। तभी जो सावित्री जी थी वो उसे फटकार लगाकर ज़बरदस्ती खाना खिलाती हैं। अब वो खाना तो खा लेता है लेकिन उसके मन में अब भी अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वो 12 साल का बच्चा था और उसके अंदर समझ तो थी लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि माँ ने जो भी उसके साथ किया है वो उसके अच्छे के लिए किया है। पूरी रात भर वह लड़का अपनी खाट पर लेटे हुए सोच ही रहा था। तभी रात को उसकी माँ की आंख लगती है और जैसे उसकी माँ की आंख लगती है तो वह खड़ा होता है और घर के अंदर से अपने कपड़ों को एक पॉलीथीन में भरता है और उसके बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है। अब जब वह रात को अंधेरे में घर से बाहर निकला था तो कोई भी उसे नहीं देख पाता है। धीरे धीरे वो पैदल चलते हुए मेन रोड की तरफ पहुंच जाता है। मेन रोड उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था तो 3 किलोमीटर का सफर तय करने में उसे सुबह हो गई थी। मेन रोड से वह जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। अब वह बड़े शहर में पहुंच गया था लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी तो भीड़ को देखकर वह हैरान से में पड़ जाता है और इधर उधर लोगों की तरफ देखने
करने लगता है। वह देखता है कि दुनिया चल रही है और किसी की वजह से भी दुनिया नहीं रुकने वाली। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, कोई किसी काम को कर रहा था तो कोई किसी काम को कर रहा था। अब तभी उसे भूख लगती है तो वह एक होटल की तरफ जाता है। अब होटल में जाने के बाद वह होटल वालों से बात करता है, कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। अब जो होटल का मैनेजर था वह पहले तो उस लड़के से मना करता है, कहता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, लेकिन फिर वो और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे तुम खाने के लिए दे देना और बदले में मैं तुम्हारा काम कर दिया करूंगा। अब मैनेजर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना दे देता है और कह देता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब खाना खाता है, खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहता है कि साहब मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ और मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ पर कुछ काम करने के लिए, ना तो मेरे पास रहने को छत है और ना खाने के लिए खाना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूंगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूंगा। अब इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पे रहेगा और हमारा काम करेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तुम ऐसा कर सकते हो, खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल है और तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो उस लड़के को वहां पर रख लेते हैं। अब संदीप वहां पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम किया करता है और अच्छी तरह से अपने काम को बखूबी निभाया करता है। और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वह सोचता है कि ये तो बड़ा मेहनत करता है और इसी कारण से मैनेजर और भी काम उससे करा लिया करता था, जैसे कि सब्जियां काटना या फिर बाजार से कुछ सामान लेकर आना और लोगों को खाना परोसना। दिन भर वह होटल पे काम किया करता और शाम को उसी होटल में लेट जाया करता। बदले में उसे खाना मिला करता और रहने के लिए होटल मिल गया था। इसी तरह से उसके दिन व्यतीत होते रहते हैं। अब तभी धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे तो अब उसकी उम्र 14 साल हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से जाना पड़ता है तो वह उस लड़के से कहता है कि बेटा तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। इसके बाद संदीप कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप बेशक से बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूंगा। क्योंकि 2 साल के अंदर उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। वह मैनेजर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है और इतने दिन तक वह लड़का संदीप उस होटल को अच्छी तरह से मैनेज करता है और ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट करता है। अब 2 दिन बाद जब मैनेजर आता है तो वह देखता है कि उसने होटल को अच्छी तरह से मैनेज किया है और जो वर्कर थे वो उसे बताते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत इसने नहीं की है। अब इस बात को देखकर मैनेजर बड़ा ही खुश होता है। वह सोचने लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया है। अब इसके बाद जो मैनेजर है वो बार बार छुट्टी पर जाया करता और पीछे से संदीप को उस होटल की देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करता। संदीप जो कि होटल को संभालने के साथ और सभी कामों में अपनी रुचि दिखाता है और बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सीखने लगता है। ऐसे ही करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी टाइम पर होटल का मालिक उस होटल को देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है तो वह देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वो बड़ी अच्छी तरह से ग्राहकों से बात करता है। अब जब मालिक होटल के अंदर आया था तो वह लड़का उससे अच्छी तरह से व्यवहार करता है और पूछता है कि सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद वह मालिक एक टेबल पर बैठ जाता है और उसे खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। होटल का मालिक एक टेबल पर बैठ गया था और अपने खाने का इंतजार कर रहा था। तभी जो संदीप है उनके लिए खाना लाता है और जैसे ही वो खाना लाता है तो होटल मालिक उस खाने में नकल निकालने लगता है। अब जैसे वो नकल निकालता है तो पूरा स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो जाता है और जो संदीप था वो अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद स्टाफ जैसे ही वहां पर आता है तो स्टाफ के कुछ लोग जो पुराने वर्कर थे वो पहचान जाते हैं कि ये तो होटल के मालिक हैं और एकदम से उनसे नमस्ते करने लगते हैं। अब जैसे ही वो उनसे नमस्ते करते हैं तो संदीप इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि ये कौन है। तो वह बताता है कि ये होटल के मालिक हैं और ये रोज रोज यहाँ पर नहीं आया करते। अब इस बात को सुनने के बाद संदीप एकदम से शांत खड़ा हो जाता है। तभी होटल का जो मालिक होता है वो उसकी पीठ को थपोड़ता है और कहता है कि बेटा शाबाश, तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब इसके बाद वह संदीप से पूछता है कि बेटा ये बताओ जो इस होटल का मैनेजर मैंने रख रखा है वो कहाँ है। तो सभी स्टाफ उसे बता देता है कि वो तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर जब वो छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और ये हमारे होटल के अंदर ही रहा करता है। उसके बाद जो होटल का मालिक है उसने संदीप का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरियों को भी समझा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर के पास फ़ोन करता है और उससे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर अपॉइंट कर लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक उसे होटल का
मैनेजर बना देता है और कहता है कि बेटा लगन से और मेहनत से काम करना और इसके बाद तुम्हारे लिए और कुछ भी है। अब वह होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहां से चला जाता है। उस होटल मालिक के कई होटल थे और सभी होटलों में जिस होटल का मैनेजर संदीप था वो होटल बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे और उनकी सेल दिन पे दिन बढ़ने लगी थी। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक है वो पूरा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इसी वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई है और इतने ज़्यादा ग्राहक इसके ऊपर आते हैं। इसके बाद जो होटल मालिक था वह संदीप को एक दिन अपने घर बुलाता है और उसके कहने पर संदीप उसके घर जाता है। होटल मालिक का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, कई गाड़ियां थी उनके पास और दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर रहा करते थे। अब संदीप जैसे घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है और वह खाना खा रहे थे तो होटल मालिक संदीप को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेता है। बैठाने के बाद उससे बात करता है, कहता है कि बेटा जिस होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे बहुत सारे होटल हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से उनको चलाओ। अब संदीप जैसे इस बात को सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुन के और कहता है कि ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। और उसके बाद जो संदीप है वो उनके सभी होटलों को अच्छी तरह से देखभाल किया करता और पूरा होटलों का काम वह खुद ही देखने लगता है। अब होटल के अंदर चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती कराना हो या किसी तरह की मॉडिफिकेशन करानी हो, सारा कुछ संदीप ही देखा करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ जो संदीप होता है वह 20 साल का हो गया था। अब जब वह 20 साल का हुआ था तो वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता क्योंकि उसे हिसाब किताब देखना हुआ करता था और जो भी पैसे होटल कमाया करते थे उनका पूरा हिसाब किताब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। तो जैसे वो घर जाया करता है रेगुलर, तो उसके मालिक और उसकी मालकिन उससे बहुत ही प्यार किया करते हैं और उसको बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा करते हैं क्योंकि संदीप बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में भी वो उससे किसी काम को करने के लिए कहा करते थे तो संदीप बेझिझक उस काम को कर दिया करता था क्योंकि होटल मालिक को कोई संतान नहीं थी, तो इसी वजह से जो संदीप है उनके घर के काम भी कर दिया करता और इसी तरह से समय व्यतीत होता रहता है। इधर जो होटल मालिक था और उसकी पत्नी एक दूसरे से बातें करते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है और क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें। लेकिन होटल मालिक कहता है कि नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद होटल मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है तो जो होटल मालिक होता है वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और इसी गम के कारण अब वह अक्सर बीमार रहने लगता है और संदीप से कहा करता है कि बेटा अब तू ऐसा करना, होटल में मत रहा कर, अब तू मेरे घर पे आ जाया कर और यहीं पे रहा कर क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी कोई संतान तो है नहीं और तू मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद संदीप भी होटल मालिक की बात से एग्री करता है और वहीं पर उसके घर में रहा करता है। सुबह सुबह वो अपने काम पर चला जाया करता और दिन भर पूरे होटलों को अच्छी तरह से देखभाल किया करता और शाम को वापस होटल मालिक के पास आ जाया करता। लेकिन जो होटल मालिक थे दिन पे दिन उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वह बीमार रहने लगते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की मौत का उन्हें बहुत ज़्यादा गम था और इसी गम के कारण वो टूट से जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो संदीप है वो होटल मालिक का बहुत ख्याल रखता है। शाम को जब लेटने का समय होता है तो वह उनके पैर दबाया करता है और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता है। अब एक दिन शाम को ऐसे ही संदीप अपने होटल मालिक के पैर दबा रहा था, तभी जो होटल मालिक है वो उससे उसकी कहानी पूछने लगता है कि बेटा तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कहां से हो और कहां से तुम आए थे और यहां पर क्या कर रहे हो। उसके बाद संदीप अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को समझा नहीं और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 12 साल की उम्र में मैं एक दिन शराब पीकर घर आ जाता हूँ और उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा और इसी कारण से मैं अपने घर को छोड़कर सीधा इस शहर में आ गया था लोगों से लिफ्ट लेकर और उसके बाद मैं आपके यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनाते हुए जो संदीप है उसे भी अपनी माँ की याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो होटल मालिक था उसकी पूरी कहानी को जैसे ही सुनता है कि उसके पिता की बचपन में मौत हो गई थी और फिर उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी वो आ चुका है। तो उसके बाद जो मालिक था उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हुए पूरा भावुक हो जाता है और संदीप से कहता है क्या तुमने कभी भी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की। तभी संदीप बताता है कि नहीं मालिक, मैंने उस दिन के बाद कभी गाँव ना तो जाने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है और किस हालत में है।
तो वे संदीप से कहते हैं कि बेटा मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है, और तुमसे अच्छा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता, तो मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूं, उसके बाद हम लोग इसी घर में रहा करेंगे और तुम एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं पे ले आओ। अब इस बात को जैसे संदीप सुनता है तो उसके मायूस चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है और वो एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है और इसके बाद वह कहता है क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ। तो उसके बाद होटल मालिक उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि बेटा तुम बेशक से मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो होटल मालिक है वो संदीप को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और वहां पर जाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी संदीप के नाम करा देते हैं। उसके बाद संदीप और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही जो होटल मालिक है वह संदीप से कहता है कि बेटा मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ पर ले आओ। उसके बाद संदीप अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर अपने साथ ड्राइवर लेता है और सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। 2-3 घंटे का सफर तय करने के बाद वह अपने पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे वो अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे बचपन की वो सारी यादें आती हैं, जैसे उस घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी, और इन बातों को सोचने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वो गाड़ी से निकलता है तो गाँव वाले देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में ये कौन आया है, इतना अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने अच्छे सूट बूट हैं और इतनी बड़ी गाड़ी है। उसके बाद वह लड़का सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी फूटी थी, छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे की दीवारों की ईंटें बाहर निकली हुई थी। घर बहुत दयनीय स्थिति में था। उसके बाद वह उस घर के अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि उसकी माँ सावित्री कुछ काम कर रही है। वह जाकर एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। अब इस बात को देखने के बाद सावित्री एकदम से हैरान हो जाती है कि यह लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े हैं इसके और ये मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि सावित्री जी आज तक दूसरों के रहमो करम पर जिंदा थी। अड़ोसी पड़ोसी उन्हें खाने के लिए दे दिया करते, उसी को खाकर वह अपना गुजारा किया करती। कभी कहीं काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमाकर उनसे अपनी बीमारी का इलाज कराया करती और इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसको उठाती है और कहती है कि बेटा तू कौन है। तभी वह एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि माँ मैं तुम्हारा संदीप हूँ जो 11 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वो संदीप का नाम सुनती है तो वो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि दोस्तों जब संदीप यहाँ से गया था तो उसके बाद संदीप की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 साल तक जब वह उसे नहीं ढूंढ पाई थी तो हार थक कर उसने उसे ढूंढने से बंद कर दिया था। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोच लिया था कि अब ये जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वो 11 साल बाद वो अपने बेटे को देखती है तो एकदम से बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे को एकदम से कसकर गले लगा लेती है। रोते हुए कह रही थी कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी जिंदगी के 11 साल ऐसे ही बीत गए तुम्हारे विलाप में और मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वो लड़का उस घर के अंदर गया था तो गाँव के अड़ोस पड़ोस वाले लोग जो उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे वो भी उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ये उसका वही बेटा है जो 11 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था तो उन लोगों के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वो सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ इस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसके बाद सावित्री जी अपनी आंखों के आंसुओं को पहुंचते हुए संदीप से पूछती हैं कि बेटा तू कहां चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया है। उसके बाद संदीप अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को और उन गाँव वालों को सुनाता है। जैसे ही उस कहानी को गाँव वाले सुनते हैं तो उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और जैसे उसकी माँ भी उसकी बात को सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि उसके बेटे को कौन कौन से दिन देखने पड़े थे और इन दिनों को देखने के बाद आज मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गया है। इसके बाद जो संदीप होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ अब चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलाना है। संदीप की माँ कहती है कि बेटा मैं कहाँ जाऊँगी बुढ़ापे में, अब यहीं पर रहने दो, ये गाँव ही मेरे लिए ठीक है। जब तू नहीं था तो इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया था और मैं नहीं चाहती इन्हें छोड़कर यहाँ से जाने के लिए। तो उसके बाद संदीप अपनी माँ से जिद करता है, कहता है कि आपको मेरे मालिक से मिलाना है और मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद संदीप की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को वहां से विदा करते हैं, उसके बेटे के साथ उस कार में बिठा देते हैं और संदीप अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही संदीप का मालिक उस माँ से मिलता है तो उसके पैरों को छूता है और कहता है कि आप देवी हो जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उसके बाद संदीप की माँ जैसे इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद संदीप की माँ और उसका मालिक उसी घर के अंदर रहा करते हैं। संदीप की माँ कभी कभी
कभी गांव में आया करती है, लेकिन अच्छे से कार में बैठकर, अच्छे से कपड़े पहनकर, और उन सभी लोगों से घंटों तक बात करके जाती है जिन्होंने उसे सहारा दिया था। इधर संदीप भी कभी कभी अपने गांव में आया करता है और उन सभी से अच्छी तरह से बात किया करता है। उनका एहसान जिंदगी भर वो नहीं भूलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के की जहां पर उसकी मां ने उसे पिटाई लगाई और इस पिटाई के कारण वह घर से भाग गया और एक बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस अपने गांव में लौटा। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में संदीप की मां अगर उसे नहीं पिटाई लगाती तो आज शायद वो एक शराबी होता और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता जो आज उसने किया था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।